हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कंप्लीट जो है पेपर टू स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो है जो मिस्टेक्स मैंने की थी, जो बाद में चल के लेटर में मैंने रियलाइज़ की, जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से मैंने मिस्टेक्स किए थे और आपको उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करूँगा, कंप्लीट पूरा पेपर टू। एसे के लिए मैंने क्या किया था, आर्गूमेंट के लिए क्या किया था, रिपोर्ट के लिए क्या किया था, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, प्रीसे के लिए, ग्रामर के लिए, कंप्लीट डिटेल में मैं बात करूँगा सभी पे। सारे मैं नोट्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ नोट्स किस तरह से मैंने बनाए थे। सेकंड थिंग है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पहली बार अगर हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो अबाउट मी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आई हैव क्लियर्ड CAPFAC 2021, 2022 एंड 2023। ठीक है, तो 3 टाइम्स अभी तक मैंने क्लियर किया है। बाकी मैं इसमें पूरा डिटेल आपके साथ डिस्कशन करूँगा सारी चीज़ों पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे आप टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में होंगे, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि अगर वो एक एग्ज़ाम लेट से क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगर वो लेटर ईयर्स में भी आगे वो देखते हैं अगर उस एग्ज़ाम को तो वो लगातार उसे क्लियर करते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका एक बार क्लियर नहीं हो रहा तो वो साइकिल फिर कंटिन्यू होता है। उसका रीज़न ये है कि डिमांड अगर आप समझ जाते हैं एग्ज़ाम की तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अगर जो CAPF एग्ज़ामिनेशन की डिमांड है अगर वो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है तो फिर ये चीज़ें आसान हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको भी पता होगा कि 2021 में मैंने सीरियस प्रिपरेशन की थी 6 to 7 मंथ्स की। इसके बाद 2022 और 2023 में एज सच उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, लास्ट के 20-25 डेज़ में डिसाइड किए थे कि एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर उतने एफर्ट्स ना देते हुए भी एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। उसका रीज़न ये है कि डिमांड को आपको समझना होगा कि CAPF एग्ज़ामिनेशन की डिमांड क्या है, पेपर टू आपसे चाहता क्या है, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझते हैं तो इश्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिमांड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए डेफिनेट सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो वो सारी चीज़ों के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देन। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसे आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 140 मार्क्स का आपका आता है, 80 मार्क्स का एसे, 40 मार्क्स का आपका आर्गूमेंट एंड 20 मार्क्स के आपके रिपोर्ट आते हैं। आप सभी को ये तो पता होगा 6 आते हैं, इसमें से 4 लिखने होते हैं, यहाँ 2 आते हैं दोनों ही लिखने होते हैं, यहाँ भी 2 आते हैं दोनों ही लिखने होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है, कोई भी बिगनर अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट है कंटेंट। ठीक है, बिकॉज अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या। ठीक है, तो कंटेंट में भी फर्स्ट तो कंटेंट बिल्डिंग देन कंटेंट इनरिचमेंट, 2 पार्ट होते हैं इसमें। इसके बाद फिर आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ही मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी बात करूंगा। तो कोई भी बिगनर है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंटेंट बिल्डिंग का, फिर कंटेंट इनरिचमेंट का, फिर प्रैक्टिस की बात आती है। तो कंटेंट में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब हमें 3 अलग अलग मॉड्यूल्स कह सकते हैं प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्टली तो होता है स्टैटिक या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। अब कंटेम्प्रेरी से मेरा मतलब क्या है, जैसे आपको मैंने बताया 2021 में मैंने सारे अपने मोस्टली जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए थे। अभी जस्ट मैं सिंस मुझे फ़ोटोज़ लेने थे आपको दिखाने के लिए तो मैं जस्ट फ्लिप कर रहा था तो मैंने देखे कि साइबर सिक्योरिटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है या कैपिटल पनिशमेंट वाली, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी थे, बल्कि मैंने बनाए कब है 2021 में और क्वेश्चन कब आया है 2023 में। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पहले मतलब स्टैटिक हैं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, या फिर कंटेम्प्रेरी है वो चलता है, इशू लगातार चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी जस्ट यहाँ एंड हो गया, ये चलता रहेगा। अभी जैसे AI है तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं। सेकंड टॉपिक होता है, सेकंड आपका मॉड्यूल होता है करंट के। तो करंट के इश्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट के तो क्वेश्चंस करंट ही बेस्ड होते हैं। ऐसे में भी 1 या 2 तो कोर बेस आती हैं। इसके अलावा भी स्टैटिक को अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो उसके लिए करंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे अगर मेरा वो साइबर सिक्योरिटी वाला है तो वो भले ही कंटेंट वाइज ठीक है बट उसमें जो रीसेंट एग्जांपल्स रिक्वायर्ड होंगे वो उसमें नहीं होंगे। तो वो कहाँ से आ सकता है, करंट से ही आ सकता है। इस कारण से करंट का एक इंपॉर्टेंस है। थर्ड आता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, कोड्स हो गए, डाटा, केस स्टडी, एनीडोट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थर्ड तो ये है। तो यानी आपको एक स्टैटिक के नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर करंट के बनाने पड़ेंगे, फिर वैल्यू एडिशन के बनाने पड़ेंगे। अब हो सकता है ये थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस लगेगा बट क्या है, पेपर 2 का एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपने उस चीज़ को कर लिया तो फिर आगे चल के भी बहुत लोग होता है कि शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं कि हाँ कुछ शॉर्टकट मिल जाए, ये नोट्स हम मगअप कर लें। वैसे नहीं होता। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना होगा तभी जाके वो मल्टीपल टाइम्स आप 24 में देंगे वो भी क्लियर होगा,
वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप 24 में दें और सिलेक्शन ले लें, मे भी नहीं होता तो आप 25 भी देंगे, फिर वो भी क्लियर होगा, 6 भी देंगे। मतलब अगर आपको देना पड़ता है तो आप लगातार वो क्लियर करते जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने इस पे स्टेप पे काम किया है। तो सबसे पहले अगर आप स्टैटिक के नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर करंट के, फिर वैल्यू एडिशन के, इसके अलावा फिर प्रैक्टिस में जो मैं बात करूँगा वो, तो अगर ये स्टेप सारे फॉलो करते हैं तो आपकी पेपर 2 की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर टॉपिक भले ही वो ना आए जो आपने प्रिपेयर किया हो, फिर भी आप लिख पाते हैं। तो इस कारण से ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कंटेंट में हमें 3 पार्ट में काम करने की ज़रूरत है। बाकी अभी मैं प्रैक्टिस वाले पार्ट पे आऊँगा। तो अभी कंटेंट पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ नोट्स अपने दिखाऊँगा। देखिए कंटेंट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो मैं स्टैटिक वाला कंपोनेंट आपके साथ बात कर रहा हूँ या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ बात कर रहा हूँ, उनको थीम वाइज करने हैं, ठीक है। हालांकि मैंने बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, स्टार्टिंग में मैंने भी थीम वाइज नहीं बनाए थे, बट बाद में मुझे चल के रियलाइजेशन हुई कि थीम वाइज इज़ बेस्ट ऑप्शन। वाई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक थीम कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी ले लेते हैं, उसमें 8 से 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 8 टॉपिक ही मान लेते हैं आपने किए हैं, ठीक है। अब हो सकता है एग्ज़ाम में अगर कोई 9th टॉपिक आ जाए, ठीक है, तो आप इन 8 टॉपिक की वजह से जो इंटरनल सिक्योरिटी की आपकी कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं। सेम आप इसमें से कुछ पॉइंट्स को यूटिलाइज़ करके यहाँ लिख सकते हैं। इन जनरल भी अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर कोई आ जाता है तो भी सिंस आपकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है तो भी आप लिख लेंगे। यानी कि 9 टॉपिक आए तो भी इन जनरल अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे टॉपिक आ जाए तो भी लिख पाएंगे। और अगर मान लेते हैं इनमें 8 टॉपिक आपने किए हैं और कोई 6th टॉपिक आ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर है इंटरनल सिक्योरिटी की, तो जो बाकी आपने 1 2 3 4 5 7 8 ये बाकी जो आपने 7 टॉपिक कर रखे, इनमें से भी कुछ पॉइंट आप यहाँ यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी अननोन टॉपिक आ जाए तो भी आप कर पाएंगे, इन जनरल भी आ जाएगा तो भी कर पाएंगे, और अगर उसमें से आता है तो कर ही लेंगे। तो इस तरह से होता है। अगर आप इसको अलग अलग कर देंगे ना कि हाँ मुझे सिर्फ 100 टॉपिक प्रिपेयर करने, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर इस तरह से आपने थीम वाइज कर रखा है, आपने कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन में जितने भी भारत के रिलेशन है अलग अलग नेशंस के साथ, वो आपने अंडरस्टैंड कर रखा है, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की मदद से भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्रीकल्चर की अगर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, वुमेन के डिफरेंट स्पीयर्स में, वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन स्पोर्ट्स तो आ गया, तो इस तरह से अगर आपके हैं ना तो आप कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। सेकंड, इसको डाटा को भी याद करना काफ़ी फिर इससे आसान हो जाता है, आप एक दूसरे में यूज़ कर सकते हैं डाटा, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो थीम वाइज करना ज़्यादा बेहतर होता है। अभी जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं तो ये लाइक इनिशियल टाइम्स के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। जैसे सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी है, तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक लीक है, बट यूज़फुल नहीं है उतना। मतलब आप ये चीज़ मैंने इसलिए भी डाली है क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आज आप बनाने चाहेंगे नोट्स और जिस तरह की मैं बोल रहा हूँ बनाने के, जो मैं आगे चल के बताऊँगा कि इस तरह से बनने चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि अभी बन जाएंगे। इसी कारण से मैंने ये सारे भी डाले हैं ताकि आपको पता चल पाए कि ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में कोई भी अगर स्टार्ट करता है ना तो पहले तो, क्योंकि वो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे करके वो सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक बार स्टार्ट कर लेंगे और देन चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इस कारण से आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, तो जो भी चीज़ें मुझे मिली, हाँ सोर्स में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी टॉपिक है, इसके लिए आपको करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलेंगे कि सर मैं टॉपिक्स कहाँ से ला सकता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टॉपिक्स के लिए क्या किया था, PYQ की पिछले 5-6 सालों की तो मिनिमम, वैसे 10 साल कर सकते हो तो बेस्ट है, 10 साल की आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करें और उसके बाद उनके थीम वाइज उनको बांट लें, क्योंकि थीम वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से हर साल आता है, IR से हर साल आता है, वुमेन से भी ऑलमोस्ट आता ही है। उसके बाद आपको करना क्या है, वो टॉपिक को नोट कर सकते हैं या क्वेश्चंस को, और उसके बाद उनके बेसिस पर प्रोबेबल टॉपिक्स निकाल सकते हैं। अगर ये आपको जानना है कि किस तरह से, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो एज डिफेंस है, ठीक है, उसमें जाइए, उसके फाइल सेक्शन में जाइए, 8th या 9th नंबर फाइल में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, उसमें थीम 1 आपको दिख जाएगी। उसमें इसी तरह से मैंने कर रखा है, पहले पेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे, दूसरे में कौन कौन से टॉपिक अब आपको प्रिपेयर करने चाहिए यानी प्रोबेबल टॉपिक्स। इसके बाद फिर मैंने उसमें बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो बहुत पहले आए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो बात आगे मैं करूँगा, अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रोबेबल टॉपिक, तो इस तरह से आपको सारे प्रोबेबल टॉपिक्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल आपने निकाल लिया कि हाँ नक्सलिज्म मुझे करना है, ठीक है, तो नक्सलिज्म करनी है, तो नक्सलिज्म आपको लिखना है, इसके आगे UPSC लिख देनी है, ठीक है। तो 2 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, मैंने यूजुअली 2 आर्टिकल ही पढ़े थे, फोरम दृष्टि के मोस्ट प्रेफर्ड हैं,
तो उसके बाद जो भी आपको लगे, तो जैसे इनिशियल टाइम पे मैं क्या करता था कि जो चीज़ें, क्योंकि मोस्टली सारी ही इंपॉर्टेंट लगती है तो सारा नोट कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टोटल सारे नोट कर दिए कि अच्छा ये वाला कभी आ जाए तो मैं इसमें इंट्रो में यूज़ कर लूँगा, फिर ये वाली बातें लिख दूँगा, फिर उसके बाद सोशल मीडिया एंड डीपनिंग डेमोक्रेसी वाली ये। फिर उसके बाद एक और मैं अगर दिखाऊँगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्राइवेटाइजिंग इंडियन रेलवेज़, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके प्रोज क्या हैं, आप देखेंगे काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस, फिर ये सारे, फिर कॉन्स में भी सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन। इसके बाद इन जनरल भी कुछ अगर एडिशनल मिलता था तो वो भी, लाइक प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन में क्या डिफरेंस होती है, ओनरशिप, इंसेंटिव्स, ये सारे। तो इसके बाद फिर अगर एक और मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स प्रिपेयर आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं जो उतने रेलिवेंट होते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल राइज एंड फॉल ऑफ ग्लोबलाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबलाइजेशन को इंडिया से लिंक करके में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इस तरह के चांसेस कम होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर ये सारी चीज़ें तो आप देखेंगे। फिर इसके अलावा ये तो एक अच्छा टॉपिक है बिकॉज हिस्टोरिकली आता है, आई थिंक तिलक का एक आ चुका है, तो मैंने उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस और एक तिलक किया था, तो वो वाला है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उतने रेलिवेंट नहीं है, हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकते हैं, बट काफ़ी डिटेल में चीज़ें मैंने बनाई थी, तो वो फिर उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता। वाई, बिकॉज देखिए हाँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से स्टार्टिंग में मे बी यूज़फुल हो सकता है, बट सिंस आप एग्ज़ाम से पहले उससे अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाते तो वो एक कंसर्न आता है। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग में इस तरह का बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड फिर आपको स्विच करना ही पड़ेगा। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अल्टीमेट ये है कि आपको स्विच करना होगा, यानी आपके शॉर्ट नोट स्क्रिप्ट्स बनने चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे वही आप रिवाइज कर पाएंगे। सिंस ये वाली एक स्पायरल कॉपी थी आई थिंक 300 पेजेस की, ऑलमोस्ट 90% मैंने इसे फिल कर दिया। अब इसे एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने एक ऐसे 1 पेजर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे जो मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लगे। फॉर एग्जांपल फ्रीबीज़ हैं, तो ये तो बेसिक सी बात है उसके बारे में। फिर एडवांटेजेस हैं ये, तो इसमें भी देखेंगे अभी भी मैं 1 पेजर में आया हूँ, बट बहुत जो शॉर्ट रिक्वायर्ड है ना वो नहीं आया है। लेकिन अभी आप देखेंगे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ये जो नोट्स थे वो फर्स्ट स्टेज थी और ये अभी सेकेंड स्टेज पर मैं आया हूँ, जहाँ पर मैंने चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है, बट अभी भी वो स्टेज अभी आया नहीं है। बट आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 1 to 2 पेज में चीज़ें करने की कोशिश की है, और वो भी सिर्फ शॉर्ट ज़्यादा डिटेल्स नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, आप अगर एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो उससे बन ही जाती है। तो सिर्फ आप वो चीज़ें को नोट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये वाले कीवर्ड्स में लिख लेता हूँ ताकि बाद में रिवाइज़ करूँगा तो वो कीवर्ड पढ़ने पे चीज़ें वहाँ पे याद आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे वोटर अवेयरनेस है, ठीक है, ये वे फॉरवर्ड में होगा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में वोटर अवेयरनेस, तो वोटर अवेयरनेस है तो आप एक बार बस कीवर्ड पढ़ते हैं वोटर अवेयरनेस तो आ जाती है ना कि हाँ भाई ठीक है, फ्रीवीज़ का अगर कल्चर को हटाना है तो वोटर्स को अवेयर कर लो। वो कितने भी फ्रीवीज़ देने का ट्राई करें, अगर वोटर्स अवेयर्ड हैं कि नहीं भाई मुझे फ्रीवीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना, जो वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं उनके भी उतना चक्कर में नहीं पड़ना, जो वो कर रहे हैं या फिर जो उनका स्टेटस है तो उस बेसिस पे मुझे वोट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 पेजर ही हैं। फिर इंडिया एंड जनरेटिव एआई सिर्फ 1 पेज में है, जो भी कीवर्ड्स थे जहाँ जहाँ उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है वो यहाँ पर है, ठीक है। आप देखेंगे ये आता है यहाँ से 3rd स्टेज, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है आप देखेंगे 1 पेज में ना सिर्फ मैंने ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स हो गए हैं, बट इसमें सिर्फ वो काम वाली बातें जो मुझे लगती है कि मैं वो याद नहीं कर सकता या फिर वो एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आएगी तो उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे 5G इन इंडिया है, हीट वेव्स है, यहाँ पर साइबर थ्रेट्स वाले हैं, यहाँ पर ड्रोन थ्रेट्स वाले हैं। तो आप देखेंगे जो भी काम वाली चीज़ें थी वो सिर्फ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो अभी मैं वैल्यू एडिशन में आऊँगा, बट फिर भी आप देख सकते हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है तो 1 ही पेज में हो गया है, यूएस के, फिर चाइना के सिर्फ डाटा, बिकॉज डाटा ही यूजुअली हमें कोट भी करना होता है और वो ध्यान नहीं आता। ये भूटान वाला यहाँ हो गया, ये नेपाल वाला हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान का यूजुअली तो नहीं पूछते, ये बांग्लादेश का हो गया, ये श्रीलंका का हो गया, ठीक है। और भी इसके बाद 2 पेज थे वो मैंने नहीं लिए। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से 1-2 पेज में ही सारे मैंने कोशिश की, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना अगर 30-35 पेज के नोट्स हैं तभी वो रिवाइज़ हो पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से कंटेंट में इवोल्यूशन होता है
फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज, वो डिपेंड करता है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे हों जो डायरेक्ट सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग। मैंने अपना बताया है कि पहले थोड़ा सा काफ़ी डिटेल बनाया था, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। हाँ, हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज वाले जो पहले स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाए उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई थी, तो इस कारण से वो आगे चल के शॉर्ट नोट्स बनाने में भी काफ़ी मदद करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि आपको कंटेंट पे काम करना है। तो ये वाला हो गया आपका स्टैटिक, जो कि आपको थीम वाइज करना है। सेम गोज़ विद द करंट, जो भी करंट के इश्यूज़ होंगे वो भी आपको इसी तरह से करने हैं मंथ बाय मंथ। ठीक है, तो इसमें भी आप आराम से जिस प्रकार से ऐसे शॉर्ट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बोलूँगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक थीम होती है तो वो थीम की एक कंप्लीट ओवरव्यू वाली एक नोट्स बना सकते हैं एक पेज में। ठीक है, वो वाली भी मैंने बनाई थी बट वो मिली नहीं है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एग्रीकल्चर है, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे नोटेड हैं। लाइक इससे रिलेटेड डाटा, फिर इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, इशूज, सोल्यूशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ये 1 पेज को आप रिवाइज़ करते हैं ना, तो आपकी पूरी एक थीम रिवाइज़ हो जाती है। तो इस तरह के आप सारे थीम्स की अपनी खुद से बना सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, ये कब यूज़फुल होगा, जब अब आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन होगी, जब आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, अगर वो आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो इन डेप्थ आपकी एनालिसिस होती है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप यूटिलाइज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कंटेंट वाला पार्ट में क्या करना है। अब लास्ट आता है आपका थर्ड, जो कि है वैल्यू एडिशन वाली। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको सिंपली थीम वाइज भी कर सकते हैं। जस्ट आपको डाटा जो है, जो भी आपको रेलिवेंट लगते हैं वो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने किया था, वुमेन है तो वुमेन, इससे भी एक डिटेल वाला था बट वो आई थिंक मुझे मिला नहीं। तो ये वुमेन इन पॉलिटिक्स वाला सारा डाटा है। इसके बाद कुछ अगर रैंडम ऐसे मिल रहा है कि स्टडी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स, ये वाले, या फिर ये प्राइम मिनिस्टर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो भी स्टेटमेंट्स थे, लाइक अभी रिसेंट वाला AI इज़ द फ्यूचर, बी इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका इंडिया, तो ये सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से कंटेंट पे काम करना है। ठीक है, सो कंटेंट तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगा आई होप। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 टेलीग्राम ID पे पूछ सकते हैं। अब आते हैं, सेकंड होती है प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि आपको आपकी ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है कि जो भी टॉपिक है तो वो उस अनुसार से आप सोच पाएँ। लाइक इंट्रो, बॉडी में 4 पैरा बनेंगे, तो पैरा 1 में क्या, पैरा 2 में क्या, पैरा 3 में क्या, पैरा 4 में क्या, देन कंक्लूजन। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, एंड देन फिर एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपने काम कर लिया तो फिर लिखना उतना बड़ा इशू नहीं होता, फिर आप लिख भी लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है ना कि आपको इस तरह से लिस्ट बनानी होती है। मैंने इस तरह से 3 to 4 पेजेस की लिस्ट बनाई थी, कुछ मुझे नहीं मिले थे। जैसे ये आर्गूमेंट वाले हैं, तो आर्गूमेंट के आप देखेंगे काफ़ी सारे जो हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हो गए, डेथ पेनल्टी, आई थिंक यही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑलरेडी ये था पहले से। फिर उसके बाद UCC वाला यहाँ पे हो गया, फिर ये आपका AI वाला है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, मैरिटल रेप ये वाला। फिर इसके बाद आप देखेंगे और भी टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन बून और बैन, ये सारे फेक न्यूज़, डबलिंग फार्मिंग इनकम, कर्बिंग फेक न्यूज़, मीडिया वायर्स एंड डेमोक्रेसी। ये तो ये ऐसे है ना कि लाइक मैंने रैंडम कलेक्ट किए हैं, कहीं कोई CSE के इंस्टीट्यूट के मैगजीन से मिल गए मंथली वाले में से, तो वो लगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लेते हैं। किसी CAPF वाले भी काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो प्रोबेबल टॉपिक्स और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एग्ज़ाम के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, बीच बीच में प्रोवाइड करते हैं, अभी तो हम भी कर रहे हैं। तो वो वाले सारे मैंने वहाँ से नोट किए थे। अब इस तरह से लिस्ट बनाने से होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैं शाम में जैसे यूजुअली एक्सरसाइज किया करता था, आप कभी भी कर सकते हैं जब आप फ्री होते हैं। तो फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी शुड बी एबॉलिश्ड और नॉट। ठीक है, तो अब इसको जस्ट मैं सोचता था कि ठीक है, डेथ पेनल्टी से रिगार्डिंग क्यों एबॉलिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके 3-4 पॉइंट। तो ये आर्गूमेंट वाला तो सिंपल एक्सरसाइज है। मेन अगर यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कोई भी अगर फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़ से रिलेटेड आ जाता है, या रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस आ जाता है, तो इसमें मैं सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, इंट्रो में क्या डाल सकते हैं, पैरा 1 में क्या डाल सकते हैं, पैरा 2 में क्या डाल सकते हैं, पैरा 3 में। अब इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, खासकर लाइक इस तरह के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब हो सकता है आपको इस मिशन के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी कुछ ट्राई कीजिए। मे भी सोचिए कि ठीक है एग्ज़ाम में आ गया, अब लिखना ही है किसी तरह से, तो कुछ तो आप लिखेंगे ना, तो एटलीस्ट कुछ भी ट्राई कीजिए एंड देन इस आर्टिकल को सर्च करके पढ़िए। तो आपको दिखेगा कि वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन हो पा रही है और अंडरस्टैंडिंग भी उसमें ज़्यादा बेहतर हो पा रही है कंपेयर टू जो आप डायरेक्ट उसको सर्च करके पढ़ लेते। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने को थोड़ा फोर्स कीजिए, 5 to 10 मिनट दीजिए, उसमें सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने की थी तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल था। तो ये वाली एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम मैनर में अगर आप कोई दूसरा टॉपिक कभी पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा ये वाले टॉपिक में ही मैं इस पॉइंट को यूज़ कर सकता था जो मैंने प्रीवियस किया था। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका ब्रेन भी ट्रेन होता है कि आप उसी तरह से सोचते हैं और एक टॉपिक के कंटेंट को आप दूसरे में भी यूज़ कर पाते हैं। तो ये काम आपको करनी है। इस तरह से आप लिस्ट बना लीजिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे जो बिगनर होंगे वो 1-2 महीने बाद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और जो पहले से कर रहे हैं वो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली। बाकी फिर प्रैक्टिस के लिए तो सिंपल है, आपको ये पता होगा जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो आप अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मेंटर से इवैल्यूएशन अगर पॉसिबल ना हो तो, ठीक है। तो आपका कंटेंट वाला काम हो गया, प्रैक्टिस वाला काम हो गया। इसमें इतना अगर आप कर लेते हैं तो ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें, टॉपिक अच्छे चूज़ करें। बाकी कितने सारे अब तो चैनल आ चुके हैं, काफ़ी लोग आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करें, वहाँ से आप टॉपिक्स ले सकते हैं। अब आती है कॉम्प्रीहेंशन एंड प्री से की। तो कॉम्प्रीहेंशन एंड प्री से एज सच मैंने उतनी ज़्यादा तो नहीं की थी पहले, जब मैंने क्योंकि सिंस 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले मैंने थोड़ी पेपर 2 पे फोकस बढ़ाई थी, तो संडे को कभी ऐसे लिख लिया करता था। बट एग्ज़ाम से पहले जो मंथ होता है ना उसमें लाइक 4 संडेज़ हैं लेट से, तो हर में एक एक कॉम्प्रीहेंशन एक एक प्री से, यानी मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 कॉम्प्रीहेंशन और प्री से करके गया था, उससे ज़्यादा नहीं किया था। प्रीसेव और कॉम्प्रीहेंशन में मेन होता है रीडिंग के लिए। तो उसके लिए ना जैसे यूजुअली मुझे कोई ऐसा एडिटोरियल मिल गया, वैसे मैंने न्यूज़पेपर तो उतनी नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पढ़ी थी। बट वैसे अगर लगता है कि जैसे न्यूज़पेपर में कहीं कोई आर्टिकल को, कि आजकल काफ़ी सारे चैनल्स भी हैं जो आपको कटआउट से सब प्रोवाइड करते हैं, तो कोई आर्टिकल लगता है कि अच्छा हाँ ये आर्टिकल यूज़फुल है तो वो पढ़ सकते हैं। उससे आपकी रीडिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसमें कॉम्प्रीहेंशन प्रीसेव वाला भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ आपको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप उसमें अंडरस्टैंडिंग पर्पस से भी, यानी कंटेंट पर्पस से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। बाकी देखिए जो मिस्टेक्स मैं बता रहा था, तो फर्स्ट तो मिस्टेक मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा चीज़ें मतलब डिले हो गई थी, कुछ अननेसेसरी मैंने टॉपिक्स भी किए थे। बट जो सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया था वो ये था कि ग्रामर पे उतना फोकस ना देना, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने शायद पहले भी बताया है कि ग्रामर में बेसिकली ग्रामर पर्पस से जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए टॉप 100 रूल्स थे, वो मैं करके जाता था तो उससे 3-4 हो जाते थे। तो इसमें तो ऐसा उतना कंसर्न नहीं था। वो वाले मैंने पीडीएफ दे दी है एज डिफेंस टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें लाइक चेंजिंग डिग्री हो गया, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तो इस वाले पे मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था जितने देने की ज़रूरत है, जैसे वॉइसेस। यही कारण है मुझे लगता है कि ग्रामर में जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है वो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं लैग किया था। तो आपको ग्रामर पे अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की जो बुक है जो आपने स्कूल में पढ़ी हो वो कर सकते हैं, या बहुत लोग रैनन मार्टिन करते हैं, मैंने तो आज तक देखी नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी ये एक वीक एरिया है जो मुझे लगता है कि आई शुड हैव डन, तो लेकिन मैं नहीं किया था। तो आप वो करिए मतलब अच्छे से कीजिए, बिकॉज 25 क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है, तो इस पे आपको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। सिंस जैसे मैंने फ्रेजल वर्ब्स भी उतने कभी देखे नहीं थे, जस्ट ऐसे थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर देख लिए, तो मैं बेसिकली आइडियाज़ के बेसिस पे क्वेश्चन सेंटेंस फ्रेम करता, जो कि एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप लेट से 400-500 अगर फ्रेजल वर्ब आप देख के जाते हैं ना तो आ जाते हैं, मतलब 4-5 तो आ ही जाएंगे। तो वो एक पीडीएफ मैंने डाली है, वो आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब वाली, उससे भी हो जाती है। इस बार आई थिंक 4 उसी से थे। तो ग्रामर पे ड्यू इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा बता दिया है कि पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी थी। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। इसी को बार बार रिवाइज़ करें, रिवीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवाइज जितना करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग एटलीस्ट करें, ठीक है, और कंटेंट बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी क्योंकि सिंस वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अगर और भी कोई चीज़ है जो लाइक मैं मिस कर दिया होंगे तो वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, और नहीं तो वीडियो तो बनते रहते हैं तो मैं कहीं किसी वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा
आपको अगर कोई डाउट है तो आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।